नमस्ते बच्चों। मैं आपका महेश सर आपका मराठी के क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं मराठीच्या क्लासमध्ये स्वागत करतो। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस क्लास में आपका जो पाँचवीं के पाठ्यपुस्तक में से जो 16वां पाठ है उसका नाम है मी नदी बोलते। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपको पाठ का फोटो दिख रहा है, मी नदी बोलती। तो आज हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है मी नदी बोलते, है ना। अभी ये नदी जो है वो आपको कुछ कहना चाहती है ना। तो नदी आपसे क्या कहना चाहती है वो हम चित्र के ज़रिए और जो पाठ है वो पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ओके, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। ओके, तो आपको अभी फ़ोटो दिख रहे हैं और यहाँ पे फ़ोटो में भी दिख रहा है, एक नंबर दिया है, यहाँ पे 2 है, नीचे 2 के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5वां फ़ोटो है। ओके, तो अभी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पहा वाचा है ना, क्या है यहाँ पे, पहा आणि वाचा। ओके, एक मिनिट हा. पहा आणि वाचा। थोड़ा सा झूम करता हूँ। अभी पहला चित्र आपके सामने है, देखो। मी आहे नदी, मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो। मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो। आपको तो मालूम है, आपने जितनी भी नदियाँ देखी है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो पहाड़ों से शुरुआत होती है ना। अभी आप भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, है ना। और गोदावरी आप देखोगे तो गोदावरी ये नदी हिमालय में, हिमालय से शुरू होती है ना। हिमालय में वहाँ पे वो उगम होता है उसका, है ना। मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो। और हिमालय क्या है, एक बहुत बड़ा उत्तर दिशा की तरफ, हमारे भारत में उत्तर दिशा की तरफ एक बड़ा सा हिमालय पर्वत है। आपने नाम सुना होगा हिमालय का, है ना, किसी मूवी में या फिर न्यूज़ में, या फिर आपने किसी के मुंह से तो सुना होगा हिमालय पर्वत। वो भारत का आप जब नक्शा देखोगे तब जो ऊपर की साइड है, उत्तर दिशा है, तो वहाँ पे हिमालय स्थित है। ओके, और उस हिमालय में जो गोदावरी नदी है वो उसका उगम होता है, वो वहाँ पे पैदा होती है और फिर वो बहते बहते वो बंगाल के उपसागर को जाकर मिलती है। ओके, यहाँ पे है, मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो, मला अनेक ओढे येऊन भेटतात। त्या ओढ्यामुळे मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, त्या ओढ्यामुळे मी मोठी होत जाते, इतर नद्याही मला येऊन मिळतात। ओके, अभी आप देखोगे, किसी नदी को आप देखोगे अभी तो आपको बहुत बड़ी नदी दिखेगी, पर नदी का उगम जहाँ पर होता है पर्वत के ऊपर, तो वहाँ पर भी वो वैसे ही बड़ी होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। जब वहाँ पे जब उसका उगम होता है तो वो छोटी झरने की तरह रहती है ना। और वो उसके अंदर से जो पानी है वो पानी बहता रहता है कंटिन्यू। और जो नदी है उसको अगर आगे जब वो आगे 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 जाती है तो छोटे छोटे झरने उसको बहकर, बहुत सारे झरने उसको क्या होते हैं, मिलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक झरना आ रहा है, यहाँ से एक झरना आ रहा है और यहाँ से एक झरना आ रहा है ना। ये तीनों भी झरने क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना। इस चित्र में आप देख सकते हो। और एक दूसरे से मिलने की वजह से यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा पानी हो गया, है ना। और यहाँ पे पानी बढ़ गया
तो आप सोचो ऐसे बहुत सारे झरने एक दूसरे के साथ मिल गए तो कितना बड़ा पानी हो जाएगा, है ना। फिर वो पानी क्या होता है, आगे 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 बढ़ता रहता है। फिर जब वो नदी आगे आगे बढ़ती रहती है तब उसकी जैसी छोटी छोटी नदियाँ उसको आकर मिलती है और फिर एक बड़ी नदी तैयार होती है ना। तो इसकी वजह से जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो, नदी के ऊपर से जा रहे हो, तो आपको लगता है कितनी बड़ी नदी है ना। गोदावरी नदी भी बहुत ही चौड़ी नदी है। हाँ, आप यूपी में जाओगे, बनारस जाओगे तो वहाँ पे गोदावरी नदी वो आपको मिलेगी, है ना। आप वहाँ पे देखोगे कितना सारा पानी बहता है एक साथ। तो वो पानी कहाँ से आता है, तो आप अभी आपको समझ में आया होगा कि जब वो पर्वत के ऊपर वो नदी का उगम होता है, वहाँ से वो निकलती है, तब वो छोटे छोटे झरने होते हैं। और ऐसे बहुत सारे झरने मिलाकर एक बड़ा सा झरना होता है। और ऐसे बहुत बड़े झरने एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी सी नदी तैयार होती है। और वो बहती 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 रहती है और फिर लास्ट में जाकर किसको जाकर मिलती है, सागर को जाकर मिलती है। सागर मतलब कौन, समुद्र, है ना। समुद्र को जाकर मिलती है ना। जितने भी नदियां हैं भारत में, वो सारी नदियां किसी न किसी सागर या फिर पर्वत को जाकर मिलती है। ओके, तो ऐसा है। तो मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो, मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, त्या ओढ्यामुळे मी मोठी होत जाते। मोठी मतलब वो बड़ी बड़ी चौड़ी होती जाते, इतर नद्याही मला येऊन मिळतात। ओके, अभी देखो आप आगे देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ में, माणसे धरण बांधून मला अडवतात, माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात, त्या विजेवर कारखाने चालवतात, शेतातील पंप चालवतात, पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात। अब जब वो नदी बहते 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 पर्वतों से बहकर आती है, बड़ी चौड़ी होती है, तो जब वो मैदान पर आती है ना, बहकर बहकर वो मैदान पर आती है, पर्वतों के बीच आती है, मैदान पर आती है, तब इंसान क्या करता है, अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये नदी यहाँ से बहती हुई आई है, यहाँ पे ये एक पर्वत है और यहाँ पे ये इधर भी पर्वत है। तो यहाँ पे क्या है, एक धरण बांधा है, बांध किया है उसके ऊपर। वो धरण क्यों बांधते हैं, क्योंकि जो नदी का पानी जब वो इंसान उसके ऊपर धरण बांधता है तो इसका यूज बहुत तरीके से होता है। एक तो वो पानी जो है वो बहता नहीं है, बहकर समुद्र में जल्दी से जाकर मिलता नहीं है ना। अभी सब सोच लो कि एक नदी जा रही है, नदी है, वो नदी का पानी जब समुद्र में जाकर मिलेगा तो समुद्र का पानी इंसान की किसी काम का नहीं होता है ना। क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, एकदम खारा होता है, खारा पानी रहता है। और खारे पानी ना ही आप पी सकते हो, ना ही आप यूज कर सकते हो पानी। तो इसके वजह से क्या करता है इंसान की, वो नदी के ऊपर धरण बांधता है ना। ये इसे बोलते हैं धरण। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा क्या होता है, धरण होता है। और जो नदी का पाणी होता है वो उसको वहाँ पे ही रोका जाता आहे। तिथंच काय केलं जातं, ते नदीचं पाणी तिथं थांबवलं जातं। का थांबवलं जातं, आणि कारण की त्या पाण्याचा भरपूर उपयोग असतो। एक तर स्टोरेज म्हणून सुद्धा त्याचा उपयोग, एक तो स्टोरेज की तरह उसको यूज़ किया जाता है। पानी मतलब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पानी कम पड़ता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो पानी जैसे हम घर में पानी स्टोर करके रखते हैं, वैसे उसको स्टोर करके भी रख सकते हो। इसके बाद उस पानी का, अभी नदी का पानी मीठा होता है तो वो आसपास के शहरों को वो पानी भेजते हैं, पीने के लिए भी पानी भेजते हैं, है ना। बहुत सारे यूज़ होते हैं। फिर उसके साथ साथ जो बिजली है, आपके घर पर जो बिजली आती है ना, वीज बोलते हैं उसे। वीज बनाने का मतलब आपका टीवी, फैन, आपकी जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है वो किसके ऊपर चलते हैं, वो बिजली के ऊपर चलते हैं। और वो बिजली कहाँ से आती है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो नदी का पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना, यहाँ पे। और वो क्या किया जाता है, यहाँ पे नीचे जनित्र बिठाया जाता है। अभी आपको ऐसा ऐसे ऐसे पंखे पंखे वाला जनित्र वहाँ पे बिठाया जाता है ना, मशीन बिठाया जाता है यहाँ पे। और क्या करते हैं वो लोग कि ये जो नदी का पानी है वो फोर्स से क्या करते हैं, छोड़ते हैं नीचे, है ना। ऐसे पंखे बिठाए जाते हैं नीचे,
और पंखों के ऊपर क्या करते हैं वो पानी को छोड़ते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वो पंखा घूमता है। फिर वो घूमने की वजह से कि क्या तैयार होती है, बिजली तैयार होती है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे है। तो पानी का यूज से आप क्या कर सकते हो, बिजली भी तैयार कर सकते हो, है ना। माझ्या पाण्यावर वीज तयार करते काय, माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात, त्या विजेवर कारखाने चालवतात, है ना। अभी जो बिजली है, आपको तो बिजली का यूज़ मालूम ही है। बिजली आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े जो कारखाने हैं, मशीनें हैं बड़ी बड़ी, वो किसके ऊपर चलती है, बिजली के ऊपर चलती है ना। शेतातील पंप चालवतात, है ना। अब आपका जो खेती, आप गांव में जब जाते हो तो खेती को क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। तो खेती को पानी कैसे, जो कुएं का पानी है वो कैसे आप निकालते हो, है ना। तो वो वहाँ पे एक मोटर होती है। तो वो मोटर किसके ऊपर चलती है, बिजली के ऊपर चलती है। फिर वो उसके ऊपर के बिजली तैयार एक बार हुई तो फिर आप बहुत सारी यूज उसका कर सकते हो, है ना। पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात, है ना। और मैंने अभी बताया कि जो पानी स्टोर किया जाता है वहाँ पे, वो पीने के लिए भी क्या कर सकते हो, वहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। माणसे धरण बांधून मला अडवतात, माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात, ते विजेवर कारखाने चालवतात, शेतातील पंप चालवतात, पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात। ओके। उसके बाद है उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा, मी उड्या मारते, तीसरा पॅराग्राफ आहे। मी उड्या मारते, धावते, उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते, है ना। अभी जो नदी है वो जब सागर की तरफ जाती है, समुद्र की तरफ जाती रहती है, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव का उसको सामना करना पड़ता है ना। पहले तो वो पर्वतों के ऊपर उगम होती है, उसके बाद वो बहकर बहकर बहुत सारे पर्वतों को पार कर कर वो मैदान के ऊपर आती है, मैदान के ऊपर वो चौड़ी हो जाती है। फिर से आगे आगे जाकर फिर क्या होता है, फिर से गड्ढे वगैरह, उससे बहुत सारे गड्ढों के ऊपर से या फिर मैदानी भाग से उसको गुजरना पड़ता है ना। मी उड्या मारते, उसने क्या बोला है कि मी उड्या मारते। अब यहाँ पे मी जो वर्ड है वो कौन है, मी मतलब कौन, ये नदी, मतलब नदी ये सारा आपको बता रही है। ओके। मी उड्या मारते, थोड़ा सा जूम कर दो फिर आपको समझ में आएगा। ओके। मी उड्या मारते, धावते, उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। ओके। मी उड्या मारते, धावते, जो नदी है वो पर्वत के ऊपर से नीचे गिरती है ना। उड्या मारते, उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते मतलब ऊपर से वो पानी क्या होता है, नीचे गिरता है। आप उसे क्या बोलते हो, धबधबा बोलते हो, है ना। क्या बोलते हो आप उसे, धबधबा। धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली उतरते। आप देख सकते हो कि बहुत ऊंचाई से क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी नीचे डायरेक्ट ऐसे गिर रहा है ना, बहुत सारे गिर रहा है, उसे बोलते हैं धबधबा। ओके। उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। अभी आप चौथा देख रहे हो। पर्वतावरून मी सपाट मैदानी भागात येते, है ना। पर्वतावरून मी सपाट मैदानी भागात येते, आता माझा वेग कमी झालेला असतो, आता माझा वेग कमी झालेला असतो, माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते, माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात, पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते, तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडताना कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात। अभी देखो, पर्वतावरून मी सपाट मैदानी भागात येते, है ना। जो नदी है मैंने आपको बताया, जब वो पर्वत के ऊपर उगम उसका होता है ना, वो बहुत सारे उसका जो सफ़र होता है समुद्र तक जाने का वो बहुत ही बड़ा सफ़र होता है ना। जब वो जाती रहती है तब पहाड़, नदी, नाले, है ना, बहुत सारे जो ऊंचाई चढ़ाई के ऊपर उसको क्या करना है, जाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ऊंचाई से भी वो क्या होते हैं, नीचे गिरती
है ना, दबदबा आपने यहाँ पे देखा जैसे ऊपर। और कभी कभी वो ऐसे मैदानी भाग पर भी क्या होती है, वो नदी आती है और बहती रहती है। जैसे गंगा नदी आप देख सकते हो, बनारस में जब वो आती है तब क्या होता है, चौड़ी हो जाती है वहाँ पर। फिर आप देख सकते हो की बनारस में बहुत कितना सारा पाणी वहाँ पे अवेलेबल है ना. आता माझा वेग कमी झालेला असतो, माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते, है ना. अभी जब वो पर्वतों से नीचे जब पानी आता है तब क्या होता है, स्पीड से नीचे आता है. पर वो जैसे ही मैदान के ऊपर आती है तब उसका जो बहने का जो स्पीड है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है. ओके. तो माझा वेग कमी झालेला असतो, माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते. और जब पानी स्लोली बहता है मैदान के ऊपर से तब क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है ना. और वो आजू बाजू के प्रदेश में क्या होता है, अंदर सर्कुलेट होता है. आपको तो मालूम है कि अभी आप देखो कि आप किसी घर पे भी एक आप प्रयोग कर सकते हो, है ना. तो क्या करो, मिट्टी का बड़ा सा ढेर ऐसे बनाओ, पत्थरों का ढेर ऐसे बनाओ आप, और उसके ऊपर क्या करो, बाल्टी में पानी लो और बाल्टी में से आप क्या करो, उसके ऊपर पानी डालो ऐसे, है ना. तो क्या होगा कि ये जो पानी है वो क्या होगा, जल्दी से बहने लगेगा ना. यहाँ से आप सीमेंट का ब्लॉक बनाओ या फिर मिट्टी का एक ब्लॉक बनाओ ऐसा पर्वत की तरह, और उसके ऊपर आप जब पानी डालोगे तो वो पानी रुकेगा नहीं, इसके ऊपर पानी क्या होगा, जल्दी से बहता जाएगा आगे आगे आगे, है ना. और उल्टा आप क्या करो, ऐसे एक ग्राउंड होगा तो ग्राउंड के ऊपर जब आप ऐसे पानी डालोगे तो वो पानी क्या होगा, जल्दी से बहेगा नहीं, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा. और वो सारा पानी क्या होगा, पानी के अंदर ज़मीन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नीचे चला जाएगा, है ना. मतलब जब मैदान के ऊपर वो नदी आती है तब ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो ज़मीन के अंदर क्या होता है, चला जाता है. और जब पानी ज़मीन के अंदर चला गया तब क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर से इधर उधर फैलने लगता है. उसके वजह से जो नदी के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे रहते हैं हमेशा, क्योंकि उसको अंदर से पानी मिलता रहता है ना. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवीगार करते. माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात, है ना. जो आजू जो नदी के किनारे लोग हैं खेती करने वाले, उनको भी फ़ायदा होता है ना. अभी आप देख सकते हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब इंसान जंगल में भटकता था तब उसको पता चला कि क्या किया जाता है, कि खेती की जा सकती है. पर वो खेती करने लगा, पर खेती के लिए क्या ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है. इसलिए इंसान ने जो अपना गांव है वो गांव कहाँ पर बसाया, नदी के किनारे ही बसाया. क्यों? क्योंकि जब इंसान खेती करने लगा तब उसको खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी, और खेती के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, नदी से ही मिलेगा. तो इसलिए आप देखो, भारत में देखो, कहाँ पर भी देखो आप, जितने भी बड़े बड़े शहरें हैं, गांव है, वो ज़्यादातर नदी के किनारे ही बसे हुए हैं. क्यों नदी के किनारे बसे हुए हैं? क्योंकि उसका बड़ा कारण है, जब इंसान जंगल में भटकता था, है ना. आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, वो पहले क्या करता था, जंगल में भटकता था, फिर उसको वो खेती करने लगा, है ना. ऐसे फिर उस ऐसे करते करते फिर खेती की वजह से ही क्या हुआ, उसमें प्रगति होने लगी. और आज आप देख सकते हो कि इंसान ने अपने बुद्धि का यूज़ करके, अपना ब्रेन का यूज़ करके कितनी सारी डेवलपमेंट की है. आ रहा है समझ में? ऐसे है. तो माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात, पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात. अभी देखो, ये बहुत ही गलत बात है कि जिस नदी ने हमें पानी दिया है, जिस नदी ने हमें इतना बड़ा किया है ना. क्योंकि नदी के वजह से ही हम क्या होगा, इंसान इतनी तरक्की कर पाए हैं. क्यों? क्योंकि देखो आप, पहले के ज़माने में जब इंसान भटकता था जंगल में, है ना, वो बाद में खेती करने लगा. और खेती वो क्यों करने लगा? क्योंकि उसको पानी अवेलेबल था, इसलिए वो खेती करने लगा. आप सोचो कि उस इंसान को पानी ही नहीं मिलता तो वो खेती नहीं करता, और खेती ही नहीं करता तो आज
इतना इंसान प्रगति नहीं करता, इतना तरक्की नहीं करता। तो हमारी जो इंसान ने जो तरक्की की है, वो आप बोल सकते हो कि नदी की वजह से ही क्या हुई है, हमारी तरक्की हुई। क्योंकि खेती के लिए इंसान को पानी मिला और इसकी वजह से वो आगे डेवलप होते गया है इंसान। आ रहे समझ में? पर इंसान इतना गंदा प्राणी है, सबसे पृथ्वी के ऊपर सबसे गंदा प्राणी कौन सा होगा, तो वो इंसान है ना। आप सोचोगे प्राणी कैसे बोल रहे हो? हाँ, इंसान भी एक प्राणी ही है। जैसे गाय, बैल, बकरी है ना, जितने भी प्राणी आप देखते हो, पशु देखते हो, वैसे ही एक इंसान भी एक प्राणी है। पर उनमें और हम में क्या फ़र्क है? इंसान और बाकी के प्राणियों में क्या फ़र्क है? सिर्फ इंसान होशियार है। इंसान ने अपने ब्रेन का यूज़ करके, अपना बुद्धि का यूज़ करके क्या किया, अभी आप देख सकते हो इतनी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की है ना। इतने आपने देख सकते हो कितना डेवलप किया है इंसान ने, है ना, खुद को अच्छे से बनाया है। आ रहा है समझ में? तो है, पर इंसान एक बात भूलता जा रहा है कि आप साइंस में तरक्की कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हो, पर आप देख सकते हो कि जो हमारी नदियाँ हैं, लोग क्या करते हैं, सारी जो गंदगी है वो सारी नदियों में डालते रहती है। ये बहुत ही गलत बात है ना। की सांडपाणी प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात, है ना। हमने बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो खड़े किए, पर जो कारखानों का जो पानी है, वो पानी, गंदा पानी, प्रोडक्ट का जो यूज किया हुआ जो पानी होता है, वो सारा क्या करते हैं, वो लोग नदी में छोड़ देते हैं। हम भी क्या करते हैं, हमारा जो घर का कचरा वो क्या करते, पास में कोई नदी होगी तो नदी में जाके फेंक देंगे, है ना। मतलब एक बहुत ही गलत बात है। उसकी वजह से क्या हुआ, नदी प्रदूषित हुई, और नदियों के अंदर जो रहने वाले छोटे छोटे जीव है वो भी क्या होने लगे, उनको भी तकलीफ होने लगी है। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ कि इंसान जैसे गंदा प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। पर अब हमें सुधरना चाहिए, है ना। आप जैसे बच्चों का काम है, हमारे जैसे बड़ों का काम है कि सब मिलकर एकजुट होकर ऐसे लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को बताया जाए कि नदी बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है, नदी बहुत ही उपयोगी है ना। नदी से ही हमने इतनी इंसान ने तरक्की की है और नदी से ही तरक्की की है। तो हमें नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। आप भी, आपके घर वाले भी ऐसे करते होंगे, या फिर आपने किसी को देखा, आप कहाँ पर घूमने के लिए गए तो कोई वहाँ पे क्या करता है, पूजा पाठ करता है, और पूजा पाठ करते करते वो फूल वगैरह जो होते हैं वो सारे नदी में फेंक देते हैं, है ना। तो आपको वहाँ पर बोलना चाहिए कि ये नदी में मत डालो, जो गंदा है वो नदी में मत डालो, जो कूड़ा है वो नदी में मत डालो, गंदा पाणी जो है नदी में मत छोड़ो, है ना। ऐसे मला प्रदूषित करतात माणसांच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे याच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते, है ना। देखो नदी बोल रही है हमें, जब मैं पहाड़ के ऊपर होती हूँ तब मैं गंदी नहीं होती हूँ, है ना। अभी गंदा रहना किसको पसंद है? आप जब गंदा रहोगे आपको अच्छा लगेगा? 2-3 दिन आप नहाओगे नहीं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। या फिर आपके ऊपर किसी ने कचरा फेंक दिया, आपके ऊपर किसी ने गंदा पानी फेंक दिया, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही नदी हमें बोल रही है कि जब मैं पहाड़ के ऊपर होती हूँ तब अच्छी होती हूँ, पर जैसे ही मैं मैदान पे आती हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं, नदियों के बस्तियों के बीच में से, गाँव शहरों के बीच में से जब मैं गुजरती हूँ, तब मैं ज़्यादा गंदा होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि गांव में भी ऐसे ही है, शहर में भी ऐसे ही। शहर में क्या करते हैं, जो कारखाने होते हैं, जो शहर का गंदा होता है वो सारा नदी में छोड़ देते हैं, है ना। और गांव में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, नदी में अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो नदी में धोते हैं, है ना। उसके बाद जो जानवर होते हैं, है ना, गाय, बैल, भैंस, उनको क्या करते हैं, वो नदी में जाकर धोते हैं। उसके वजह से भी क्या होता है, नदी गंदी होती रहती है ना, जास्त प्रदूषित होती। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते, मी कुठेही थांबत नाही, थांबला तो संपला असे मी सगळ्यांना सांगत असते, शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते, आणि म्हणून माझा प्रवास थांबतो, म्हणून माझा प्रवास थांबतो। अभी देखो, नदी बोल रही है कि
मी कुठेही थांबत नाही। इतना सारा गंदा लेकर वो क्या करती है, फिर से सागर में जाकर मिलती है नदी, है ना। सागर मतलब कौन, समुद्र में जाकर नदी मिलती है। थांबला तो संपला, है ना। नदी ने हमें क्या संदेश दिया है, थांबला तो संपला। नदी बोल रही है कि जैसे मैं पहाड़ के ऊपर पैदा होती हूँ, आगे 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 बढ़ती ही रहती हूँ, कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, है ना। ऊंचाई चढ़ाई का सामना कर कर मैं क्या करती हूँ, मेरे मंजिल तक पहुँचती हूँ। नदी का मंजिल क्या होता है, समुद्र होता है ना। और बीच में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी मैं डरती नहीं हूँ, मैं बहती रहती हूँ। थामला तो संभला, थामला तो संभला मतलब जो रुका उसकी ज़िंदगी वहाँ पर ही ख़त्म हुई। इसकी वजह से हमें भी, नदी ने हमें बहुत ही मौल्यवान संदेश दिया है। नदी हमें बता रही है कि आप भी आपके लाइफ में जैसे मैं बहती हूँ वैसे ही आप क्या करो, आगे आगे जाओ, बढ़ो, आगे प्रगति करो, अच्छे से पढ़ो, है ना। जो बच्चा रुकेगा, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी वहाँ पर ही ख़त्म हो सकती है। ख़त्म मतलब आप सिर्फ बढ़ोगे, आप सिर्फ हमारा जो इंसान है वो इंसान का जन्म सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं हुआ है। ओके, तो आपके पास बुद्धि है तो आप उसका यूज करो, अरे समझ में, उसको आप होशियार हो, अच्छे से किताबें पढ़ो, पढ़ाई करो, है ना। थांबला तो संपला, जो रुका वो फिर गया, उसको वो कुछ काम का नहीं होता है ना। थांबला तो संपला, असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते, लास्ट में क्या होती है, नदी समुद्र को जाकर मिलती है, सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थामतो। और क्या होती है, नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो वो नदी नहीं रहती है, वो फिर सागर बन जाती है, समुद्र बन जाती है। नदी का पानी समुद्र में मिलता ही रहता है। ओके, तो ऐसे जो नदी है उसका पाठ हमने देखा। तो इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो नदी है आपके गांव में आजू बाजू जो भी नदी होगी, आपको उसको गंदा नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलो बच्चों, आपका ये पाठ कैसा लगा। मी नदी बोलती है ना, ये जो सारे बताया आपको, वो किसने बताया, नदी ने खुद बताया आपको। ओके, तो ये पाठ आपको कैसा लगा। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, धन्यवाद।